राकेश नाम का लड़का 8वीं क्लास में पढ़ता है, तभी यहाँ पर उसके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। जो उसकी माँ होती है वो बीमारी के चलते हुए इस जहाँ को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद उसके पिता ही उसकी माँ भी होते हैं और पिता भी होते हैं। पूरी जिम्मेदारी पिता ही उठाते हैं, उसके लिए खाना भी बनाते हैं, खाना बनाकर उसके स्कूल भी भेजा करते और हर तरह से यहाँ पर उसकी मदद करने लगते हैं। दोस्तों, उसके लिए वो दूसरी शादी भी नहीं करते। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही वो +2 बड़े अच्छे अंकों से यहाँ पर पास कर लेता है और पास करने के बाद अब वो आगे पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता है। दोस्तों, पिता के पास इतने पैसे नहीं होते। पिता उससे कहता है कि बेटा अब ऐसा कर, तू कुछ काम धंधा कर ले। लेकिन बेटा कहता है कि पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ बन गया तो आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा, हम सब लोगों का फायदा होगा। अब यहाँ पर पिता अपनी जो पुश्तैनी जमीन होती है उसे गिरवी रख देता है और गिरवी रखने के बाद जो उसकी पढ़ाई लिखाई होती है उसे पूरी करवाना स्टार्ट कर देता है। अब वो लड़का अपने गांव से चलकर सीधे दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में वो तरह तरह की कोचिंग लेने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। 2 सालों में वो बहुत सारा पैसा अपने पिता से खर्च करवा लेता है। पिता जैसे तैसे करके दिहाड़ी मजदूरी करने लगता है और अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उसको पैसा देने लगता है। दोस्तों, अब वो समय आ जाता है कि वो लड़का एक टेस्ट को पास कर लेता है और बैंक में एक मैनेजर के पद पर वो यहाँ पर नियुक्त हो जाता है। दोस्तों, पिता को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो पिता बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर पिता अपने इधर जो मोहल्ला होता है उसमें पूरे में मिठाई बांटता है। जो बेटा होता है, बेटा अब वहीं पर रहने लगता है, अपने पिता के पास भी नहीं आता। जो पहली सैलरी आती है उसमें से भी पिता को कुछ नहीं देता। पिता को लगता है कि शायद अभी उसी का खर्चा नहीं चल रहा होगा, पर यह तो ठीक बात है कि अब वो तेरे से कुछ पैसा नहीं ले रहा। पिता अपने गुजारे को जैसे तैसे कर रहा होता है और अब यहां पर समय आ जाता है, जो पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख रखी थी उसे छुड़ाने का समय आ जाता है। पिता अपने बेटे के पास फोन करता है कि बेटा, मेरी जो जमीन गिरवी रखी हुई है उसे अब तू छुड़वा ले। अब तो तुझे लगभग 9 महीने जॉब करते हुए हो गए हैं, अब तो तेरे पास पैसा आ गया है। तू ऐसा कर, तू एक गांव आ जा और गांव आकर उस जमीन को छुड़वा दे। बेटा, जो साहूकार है वो बार बार मेरे ऊपर दबाव डाल रहा, कह रहा है नहीं तो मैं ये जमीन अपने आप इसे मैं अपने ही नाम करा लूँगा। दोस्तों, यहाँ पर बेटा कहता है कि पिताजी कोई बात नहीं, मैं उसे जल्द ही छुड़ा लूँगा। फिर यहाँ पर बेटा एक दिन आता है और आकर उस ज़मीन को छुड़वाकर फिर पिताजी को नज़दीकी तहसील में ले जाता है और वहाँ जाकर पिताजी से वो ज़मीन भी अपने नाम करवा लेता है। दोस्तों, पिता को कोई मतलब नहीं था। पिता तो बहुत ही भोला भाला था, सीधा साधा था। पिता को लग रहा था कि यार उसका बेटा है, आगे उसकी सहायता करेगा। उसे कहाँ पता था कि उसके जीवन में आगे बहुत बड़ी कठिनाई आने वाली है। दोस्तों, जैसे ही कुछ और समय बीतता है, पिता को एक दिन बेटा फ़ोन करता है और फ़ोन करके यही कहता है, पिताजी मैंने शादी कर ली है। दोस्तों, पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बेटे ने बिना बताए शादी कर ली है। तो यहाँ पर पिता कहने लगते हैं कि बेटा कौन है, कौन सी जाति की है, किससे तूने शादी की है, मुझे मिला तो लेता। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के तगादे हैं कि मैं अपने बेटे की शादी में इस तरह से गांव में कुछ खर्चा पानी करूंगा, गांव के लोगों को बारात में लेकर जाऊंगा। बहुत उसके मन में जो कामनाएं होती हैं वो बहुत सारी कामनाएं थी, लेकिन बेटा ने सारी कामनाओं पर पानी फेर दिया। अब यहाँ पर पिता करे तो क्या करे, कुछ नहीं कर पाते, चुपचाप यहाँ पर आराम से रहने लगते हैं। बेटा पिता को फूटी कौड़ी भी नहीं भेजता और जो उसकी पत्नी आती है वो उससे भी ज़्यादा नालायक होती है। वो अब अपने बेटे को पिता से बातचीत करने के लिए भी मना करने लगती है कि वो बुढ़ा अगर बातचीत करेगा तो वो कुछ ना कुछ पैसे मांगेगा, तू ऐसा कर, उससे बातचीत ही मत किया कर। दोस्तों, अब यहाँ धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही अब एक दिन वो बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो जाता है और बीमार भी इतना ज़्यादा हो जाता है, उसे लगने लगता है कि तेरा इलाज हॉस्पिटल में ही होगा। हॉस्पिटल के लिए अब वो इधर उधर से कुछ पैसे इकट्ठे करता है। वो सोचता है कि यार मैं अपने बेटे के पास जाऊं और वहां जाकर वो मेरा इलाज करवा देगा। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ से सीधा एक शहर में पहुँच जाता है, उसी शहर में जहाँ पर इसका बेटा जॉब किया करता है, और वहाँ पर एक सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह कराता है। तो उसकी बीमारी
बीमारी कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी के लिए तुम्हें दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी पैसों का इंतजाम करना होगा। तो यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा बैंक में मैनेजर है, मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, वो सारा पैसा दे देगा, मैं उसके घर जा रहा हूँ। दोस्तों, उसको एक पता तो उसके पास था कि वहाँ पर उसका बेटा रहता है, और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो बहू उसे मिलती है। बहू को हालांकि उसने नहीं देखा था। जब वहाँ पर घंटी बजाई जाती है तो सामने से बहू निकल कर आती है। बहू को देखकर जो बुजुर्ग व्यक्ति वो कहने लगता है कि बेटा आप कौन हो? तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं फलानी हूँ, और पिता को समझ में आ जाता है कि ये मेरे बेटे की बहू है। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि वो मेरा बेटा नहीं है क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर वो सामने से कह देती है कि तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो? और इस तरह की बातों से वहाँ पर उस बुजुर्ग व्यक्ति को वापस उल्टे पैरों वहाँ से जाना पड़ता है। दोस्तों, अब बेटे को लगता है कि शायद बैंक में बेटा मिल जाएगा। ये पता नहीं बहू क्यों नहीं पहचान रही, शायद कुछ ऐसा मैटर हो सकता है, कहीं अनजान लोगों को कोई घर में ना घुसने दे, कोई चोरी वोरी का चक्कर हो सकता है। तेरा बेटा तो तुझे जानता है ना, तो उसके पास चल। अब वो अपने बेटे से मिलने के लिए बैंक के अंदर चला जाता है। बैंक के अंदर बहुत सारी भीड़ लगी होती है। उसी भीड़ में ये भी पीछे की तरफ खड़ा हो जाता है। जो गार्ड वहाँ पर बैठा होता है उससे कहने लगता है कि बेटा, जो आगे तुम्हारे साहब हैं ना, उनसे जाकर कहो कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते, तुम्हारे पापा यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों, गार्ड अब साइड से निकलकर सीधे मैनेजर की केबिन में पहुँच जाता है, और मैनेजर साहब तुम्हारे पापा गेट पर खड़े हुए हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो मैनेजर साहब कहते हैं कि मेरे पापा तो है ही नहीं, मेरे पापा को मरे हुए तो 4 साल हो गए। दोस्तों, जब गार्ड वापस जाकर यही बातें कहता है तो उस बाबा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका सगा बेटा उससे ये कह रहा है कि उसके बाबा को मरे हुए तो 4 साल हो गए। दोस्तों, अब वो करे तो क्या करे, वहीं बैठकर रोने लग जाता है, और वो गार्ड उसे उठाता है और कहने लगता है कि बाबा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है? दोस्तों, यहाँ पर वो गार्ड से कहने लगते हैं कि बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी करनी पर रो रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेटे के नाम वो ज़मीन भी करा दी और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरे इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मेरा बेटा तो ये कह रहा है कि मेरा बाबा तो 4 साल पहले मर चुका है। अब बता मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको बेटा कहूँ और कैसे मैं अपना इलाज कराऊँ? दोस्तों, वो गार्ड बहुत ही अच्छे दिल का होता है। वो कहता है कि बाबा आप टेंशन ना करो, कोई बात नहीं, साहब आपको नहीं अपना रहे, नहीं पहचान रहे, मैं पहचानता हूँ आपको, मैं आपको लेकर चलूँगा। वो अंदर जाता है और अंदर जाकर मैनेजर साहब से कहता है कि मैनेजर साहब मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए और मुझे अपने बाबा का इलाज करवाना है। दोस्तों, मैनेजर साहब उसकी तरफ देखते हैं और फिर वहाँ से चुपचाप वापस आ जाता है। उस बाबा को अपने साथ साइकिल पर बिठाता है, नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है, वहाँ पर बाबा का इलाज चलने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके 7 दिन तक बाबा का इलाज चलता है, और ये गार्ड 7 दिनों तक ड्यूटी पर नहीं आता। इसके पास कई बार फ़ोन भी आते हैं और इससे यही कहा जाता है कि तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या, तुम ड्यूटी पर नहीं आ सकते क्या? तो यहाँ पर ये यही कहता है कि बस मेरी नौकरी मेरे बाबा में है, मैं अपने बाबा को ठीक कराऊंगा, उसके बाद ही नौकरी पर आऊँगा, उससे पहले मैं नौकरी नहीं आ सकता। दोस्तों, जिसका सगा बेटा ये सब कह रहा हो और वो दूसरा गार्ड तो उसका कुछ लगता ही नहीं था, वो ये कह रहा है कि मैं अपने बाबा का इलाज करवा कर आऊँगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जब 9वां दिन आता है तो वो बाबा बिल्कुल ठीक हो जाता है, और ठीक होने के बाद बाबा अब यहाँ से वापस जाने लगता है। दोस्तों, ये गार्ड कहने लगता है कि बाबा आप कहाँ जाओगे? तो बाबा कहते हैं कि बेटा मैं वहीं जाऊँगा जहाँ पर मेरी एक झोपड़ी बनी हुई है, उसी में रहूँगा। तो यहाँ पर गार्ड यही कहते हैं कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे साथ हमारे घर में ही रहिए, हमारे घर में कोई बुजुर्ग नहीं है और मेरी पत्नी और बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर वो बाबा उसके साथ उसके घर चला जाता है। जो उसकी पत्नी होती है वो भी अब इस बाबा को अपना बाबा मानती है, इसे बहुत प्यार करती है, उसके बच्चे भी अब बाबा कहने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लगभग 5 ही महीने का समय बीतता है। 5 महीने के बाद जो यहाँ पर होता है, कुदरत का करिश्मा कुछ ऐसा होता है, जो मैनेजर होता है वो एक ऐसे काम में फंस जाता है और फिर यहाँ पर मैनेजर की नौकरी चली जाती है। जो उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा बात
बात बना रही थी, वो भी अब इसी केस में इसके साथ में लिप्त होती है, क्योंकि वो भी यहाँ पर क्लर्क की नौकरी किया करती। दोस्तों दोनों को बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त करने के बाद उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लगभग 6 महीने तक वो जेल के अंदर रहते हैं। 6 महीने के बाद उनकी बेल होती है, लेकिन तब तक उनका सारा पैसा खर्च हो चुका होता। अब तो वो दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। और एक दिन जब गार्ड से उनकी मुलाकात होती है तो गार्ड आज गाड़ियों में घूम रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर नौकरी गार्ड की छूट जाती है। उसके बाद गार्ड अपना खुद का काम कर लेता है, अपने घर में एक दुकान खोल लेता है। उसके पास थोड़ी जमा पूंजी होती है, उससे दुकान खोल लेता है और वो बाबा भी उस दुकान पर बैठा रहता है। उसकी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है, बहुत ही पैसे वाला बन जाता है। उनके पास गाड़ी होती है और घर भी वो अपना खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैनेजर होता है उसकी तो सिट्टी पिट्टी गोल हो चुकी थी, वो तो ज़मीन में मिल चुका था। और जब वो अपने बाबा को देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं और कहने लगता है कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बाबा अपना मुंह फेर लेता है और कहता है कि मैं तुझे माफ़ करने वाला भला कौन होता हूँ, मैं तो 4 साल पहले मर चुका हूँ, तू कौन है, मैं तुझे जानता ही नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर जो बहू है वो भी बाबा के पैरों में गिर जाती है, बेटा भी पैरों में गिर जाता है, लेकिन बाबा उनसे यही कहता है कि बस तुम यहाँ से मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। दोस्तों अब वो वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे तैसे करके वो अपने पेट को पालने लगते हैं। कोई उन्हें नौकरी भी नहीं देता, क्योंकि उनके ऊपर जो जुर्म होता है वो चोरी का होता है। उन्होंने बैंक के साथ घपला किया था। दोनों ने मिलकर बैंक के करीब करीब 1.25 करोड़ रुपयों को घोटाले में करके वहाँ से लूट लिया था। दोस्तों अब वो बिल्कुल सड़क पर होते हैं। इधर जो गार्ड होता है वो बाबा से कहने लगता है कि बाबा इनका भी कोई काम करवा दो, वैसे है तो ये आखिर आपका बेटा ही। तो बाबा यहाँ पर कहने लगते हैं कि बेटा तू इतने भोले दिमाग का क्यों है, मैं भी इतने भोले दिमाग का था, मैंने भी इसके चक्कर में आकर अपनी पूरे जीवन को खराब कर दिया था। इसके लिए मैंने इधर उधर दिहाड़ी मजदूरी की और मैंने इसकी पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन को भी गिरवी रख दिया, और बाद में जब इसने ज़मीन छुड़वाई थी तो ये अपने नाम उसे करवा कर चला गया। मेरी बीमारी में भी इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मैं किस तरह से इनका साथ दूं। तो दोस्तों यहाँ पर बाबा साफ मना कर देता है कि मैं इनका साथ नहीं दे सकता। अब वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बाबा यहाँ पर बड़े आराम से उस गार्ड के साथ में रह रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी हकीकत की कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उस बेटे के बारे में, क्या कहना चाहते हैं उस बाबा के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।